अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट हमेशा की तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात से जो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, वो है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें अपनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहते हैं। And Alhamdulillah, we have wonderful and very amazing grand opening yesterday. और आप सब लोगों ने जो अप्रिसिएशन की है और जो दुआएं दी हैं, जो मैसेजेस की हैं, अमेजिंग। आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग अबाउट दिस बिकॉज बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस, प्राइवेट मैसेजेस, यूट्यूब के ऊपर मैसेजेस, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो आप लोगों के लिए ऐसे ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसके अंदर आप सबको बहुत ही भरपूर शिरकत का मौका मिलेगा। नाउ द अमेजिंग थिंग इज कि हमारी बिजनेस टॉक जो है वो सीजन 1 आज से स्टार्ट हो रहा है एंड यू डोंट नीड टू वेट एनी मोर बिकॉज इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो प्रोफेशनलिस्ट हैं और जो प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्टीज देते हुए पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर का हब का पार्ट हैं, वो आप लोगों के साथ अवेलेबल होंगे। वो अपनी अपनी राय शेयर करेंगे और अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, उनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रॉब्लम हर कोई बताता है लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता। सो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब आप लोगों के आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताएंगे। आप जिस भी फील्ड से हो, आप स्टूडेंट हो, आप इंजीनियर हो, आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड से हो, आप अकाउंटेंसी की फील्ड से हो, आप मार्केटिंग की फील्ड से हो, आप इवन हाउस वाइफ हो, ऑल सोल्यूशन इज पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब। सो नाउ आई डोंट वांट टू वेट एनी मोर बिकॉज आज हमारा जो सीजन 1 है, इसकी एपिसोड 1 है और इसका आज का जो टॉपिक है वो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई नो 90% ऑफ आवर ऑडियंस इज अ जॉब पर्सन बिकॉज उनके पास एक होप आ गई है कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है उनको एक इंटरप्रेन्योर बना सकता है। सो जितने भी जॉब पर्सन हैं, आप लोगों ने अपने दिल खोल के और हैंड बुक और पेन के साथ इस सेशंस को अटेंड करना है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्साइटमेंट वाली होंगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आप डिसाइड करो कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आई विल स्टार्ट वेलकमिंग माय ऑनरेबल गेस्ट ऑफ टुडे सेशन। दे ऑल वेरी प्रोफेशनल और अपनी अपनी फील्ड्स में माशाल्लाह बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। So none other than Sarmad Munir. He is mashallah professional ACCA financial controller. Sarmad, welcome. And secondly हमारे साथ हैं अरसलान अहमद। अरसलान is mashallah professional MPhil इनका है फूड एंड टेक्नोलॉजी में और माशाल्लाह ही इज एंटरप्रेन्योर एज वेल। एंड सिस्टर सादिया कंवल, she is mashallah professional MBA finance and housewife plus entrepreneur. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. जी वालेकुम सलाम। And last but not the least, Sister Saida Faryad Ali. She is a marketing professional and she is also with us today. So assalamu alaikum to all of you and welcome today. वालेकुम सलाम। Walaikum assalam. जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आई थिंक किसी एक पर्सन का माइक जो है वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। आई नो टेक्नोलॉजी बट वी हैव टू टेक केयर फॉर दिस बिकॉज ऑडियंस इज वेटिंग फॉर आवर क्लियर वॉइस और वो चाहते हैं कि हम उनसे जो डिस्कशंस करने वाले हैं वो उन तक बिल्कुल क्लियर जाए। सो स्टार्ट जॉब जो है, जॉब से बिजनेस का सफ़र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई नो यू ऑल आर प्रोफेशनल बट सबसे पहले मैं एक डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा और वो ये है कि सरमद स्टार्ट आपसे लूँगा कि एज ए जॉब पर्सन वो क्या ऐसी चीज़ है, वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जॉब के अंदर रहते हुए
एक इंसान को क्यूरियोसिटी रहती है कि व्हेन एवर आई विल हैव दिस मच और दिस थिंग्स आई विल गो एंड स्टार्ट माई ओन बिजनेस। जी अस्सलाम वालेकुम। जॉब के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अपना बता दूं कि मेरा तकरीबन 10 साल जॉब का एक्सपीरियंस है। उसमें से 5 साल इधर पाकिस्तान में है, 5 साल दुबई में मैंने जॉब की है। तो जॉब में इशू ये होता है, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे उसकी, क्योंकि हम किसी को इस तरह एडवाइस नहीं कर सकते डायरेक्टली कि वो बिज़नेस अच्छा है तो जॉब छोड़ के फ़ौरन बिज़नेस की तरफ आ जाए। ऐसा नहीं है, हर एक का अपनी इंडिविजुअल कंडीशन होती है घर की, उसके जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो और हो सकती है, फैमिली मैटर्स हो सकती है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एक तो ये होता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से हुआ होता है कि आपके माइंड में यही बिठा दिया जाता है कि आपने जॉब करनी है। दूसरा, आप जहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करती हैं, बेसिकली हमारी जो फील्ड है उसमें ट्रेनिंग आपकी 3 साल की होती है, कंपलसरी आपने करनी होती है। तो वहाँ पे भी इन्वायरमेंट यही होता है कि ये ट्रेनिंग आप इसलिए कर रहे हैं कि कल को आपने जाके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा हिस्सा बनना है। तो ये माइंडसेट है जो शुरू से ही डेवलप हुआ होता है। और आपको पता है कि पर्सन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट। तो ये बंदा चला तो जाता है कि जॉब उसने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, वो जैसा भी उस पे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन वो जब जॉब में जाता है तो उसको फिर चीज़ें हाईलाइट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बाहर से चीज़ें जो है ना दूर से ज़रा चमकती नज़र आती हैं, लेकिन अब जब जॉब में जाते हैं तो आपको उसके मसाइल नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मसाइल किस तरह के हो सकते हैं कि एक तो टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से आप काफ़ी आपकी लिमिटेशन आपके टाइम पे लग जाती है। मतलब अगर आपकी 8 घंटे भी जॉब है जो कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में नहीं होती, वो कहने को तो होती है कि जी 8 घंटे आपकी जी 9 से लेके 5 तक जॉब है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो कागज़ों पे होता है, तो आपको ज़्यादा इनपुट देना पड़ता है। तो एक तो टाइम, और दूसरा ये कि आपने जब आपको कोई पर्सनल इशू भी होते हैं, मसाइल हैं, आपने कहीं पे जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपकी जो वो डिपेंड करता है कि आपका बॉस कैसा है, वो आपको परमिशन देता है या नहीं। एक तो ये है, फ्रीडम का इशू हो जाता है। दूसरा ग्रोथ का मसला होता है। ग्रोथ, जॉब है तो जॉब में आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। अब वो जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उसके में भी हायरार्की होती है, यानी कि एक हेड ऑफ फाइनेंस होगा, उसके नीचे हम कह लें जी कि एक मैनेजर होता है, उसके नीचे डिप्टी मैनेजर है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव है, इस तरह। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। अगर आप नए हैं तो आप डेफिनेटली नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जब आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता 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 मूव करके, फिर भी मैक्सिमम आप क्या बन सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही बन सकते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 10-10 डिपार्टमेंट भी होती है। तो वो ग्रोथ की जो है ना, वो एक लिमिट लग जाती है कि इससे ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आप जो जॉब करते हैं वो आपका एक तरह का कंफर्ट जोन बन जाता है। जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, मेन आपका वही होता है कि आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। वो जो कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर नहीं जाते। टाइम की भी लिमिटेशन होती है, एक महदूद टाइम के अंदर ही आपने सारा कुछ करना होता है। तो वो फिर क्या बनता है, वो साइकिल बनता जाता है, उसी में आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है। अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं कि अगर आप साइड हसल शुरू करते हैं या आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं या बिजनेस की तरफ आते हैं, तो उसमें ये लिमिटेशन नहीं होती। एक तो टाइम, अच्छा ये हो सकता है कि आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा देना पड़े। आपकी जो एंटरप्रेन्योर की जॉब होती है वो 8 घंटे नहीं होती, वो 24 आवर होती है। आप जब बिजनेस कर रहे हैं और रियल में आपकी पैसे लगे हुए हैं तो आपको रात को ख्वाबों में भी आता है, अगर उसमें कोई रिस्क है या कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो। लेकिन ये है, वो टाइम आपका अपना है। आप सुबह 9 बजे उठे, 10 बजे उठ के काम स्टार्ट कर दे, रात 10 बजे तक करते रहे, ये चीज़ है। दूसरा ये होता है कि आप उस स्टेज पे होते हैं जहाँ पे अगर वहाँ पे मार्केटिंग वाले लोग भी होंगे, आपका अपना बिजनेस है, उसमें परचेज़ वाला भी होगा, इसमें फाइनेंस भी है, सारा कुछ है। लेकिन एट द एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आपका बिजनेस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ आपकी बनती है।
तो उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलती है कि मैं सारा जो डिफरेंट फील्ड्स है सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो जानने की कोशिश करूं, या इस लेवल का मैं उसको जानूं कि मैं उनको सुपरवाइज कर सकूं। जब तक आपको मार्केटिंग का खुद आइडिया नहीं होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, डिटेल की बात नहीं कर रहा कि उसको डिटेल में आपको पता हो, स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको चीज़ों का पता हो, तो फिर ही आप उसको जो है वो सुपरवाइज कर सकते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है, जो जॉब पे रह के एक फिक्स्ड माइंडसेट बना होता है, वो आपका जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं तो वो ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है। टाइम की लिमिटेशन खत्म होगी, फ्रीडम आपके पास आ गई, ठीक है, आपके पास जो आपका माइंडसेट है वो ग्रोथ हो गया, तो आपकी ग्रोथ की कोई लिमिटेशन नहीं होती। जॉब में लिमिटेशन होती है सैलरी की भी, एक डेजिग्नेशन की भी होती है लिमिटेशन, एक अर्निंग की भी लिमिटेशन होती है, लेकिन बिजनेस ऐसी चीज़ है जिसमें इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं। आप जितना मर्जी उसको ग्रो करते जाए, आप जो है वो हज़ारों से शुरू करें, लाखों से करोड़ों पे होते होते आप अच्छा, बिलियन में भी समझ जा गई। सकते एक हैं। और चीज़ यहाँ पर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी, बिकॉज हमारे पास बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं, तो सिस्टर फरियाल मुझे ये बताइएगा कि एज ए मार्केटिंग फील्ड, बिकॉज मार्केटिंग इज द वेरी इम्पोर्टेंट सेगमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप मार्केटिंग के लिए हायर होते हो, मार्केटिंग कर रहे होते हो, सो डू यू थिंक कि वहाँ पे इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल ज़्यादा होता है, या लोग जो है वो मार्केटिंग से क्यों घबराना शुरू कर देते हैं एमबीए करने के बाद, इवन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी जल्दी लोग क्यों उस फील्ड को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं? सर, इसका जवाब मैं जो हूँ सरमद की बात से जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि सरमद इज़ माशाल्लाह फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड। और बेसिकली कंपनीज जो होती हैं वो जाहिर सी बात है, एवरी इंडस्ट्री एंड एवरी कंपनी इज़ वर्किंग टू मेक मनी, ठीक है, मकसद यही होता है। और फाइनेंस वालों का काम ये होता है कि टू मेक मनी, और मार्केटिंग वालों का काम होता है टू स्पेंड मनी। तो हमारी जो है मार्केटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स की हमेशा टसल रहती थी इस चीज़ के अंदर। और मार्केटिंग वाले हमेशा स्ट्रेस का जो रीज़न है वो इसी वजह से होता है कि हमको ऑल द टाइम फाइनेंस के आगे जस्टिफाई करना पड़ता था कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमारी कैंपेन में इतना बजट लगेगा, तो वो वहाँ पर बड़ी रिस्ट्रिक्शन हमें फील होती थी। अच्छा, सरमद ने चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की बात की कि जो यानी कॉर्पोरेट लेवल पे जो टॉप पोजीशन होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि यूजुअली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स भी हम बहुत देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस वालों के पास फिर भी एक अच्छी यानी अच्छा पोटेंशियल होता है टू रीच द टॉप, लेकिन हमने कभी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स बहुत कम सुने हैं, और पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से हार्डली है। पाकिस्तान में नहीं है। इसका ट्रेंड ही नहीं है। तो हैविंग सेड दैट कि अब अगर मैं चीफ बनने की बात करूं, अगर मैं लोअर लेवल पे भी बात करूं, तो जैसे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई वाज वेरी एंथुजियास्टिक। मैं फ्रेश ग्रेजुएट थी, और मैंने एक उस वक्त डिजिटल का दौर नहीं था, बट हम रेगुलर एडवर्टाइजिंग करते थे। तो आई वाज वेरी एंथुजियास्टिक विद फ्रेश आइडियाज़, नए नए इनोवेटिव तरीके और ये सब। तो मैंने जब ज्वाइन किया, हमारे जो हेड थे, जो ओनर थे हमारी एजेंसी के, ही वाज एन एजेड पर्सन इनटू हिज 60s। तो जब हम किसी भी मीटिंग में अपने आइडियाज़ उनको प्रेजेंट करने जाते थे, तो वो यूजुअली यही होता था, नहीं बेटा, नहीं हम इस तरह से काम नहीं करते, हमारा ये तरीका है करने का, आप इसको फॉलो करो। फिर अल्टीमेटली होता ये था कि जब हम क्लाइंट को पिच करने जाते थे अपना आइडिया, और वो जब रिजेक्ट हो जाता था, तो वी यूज्ड टू फील वेरी बैड कि क्यों हमारी नहीं सुनी गई। हम फ्रेश माइंड से एक चीज़ प्रेजेंट कर रहे थे, हम जो इतना सारा पढ़ के आए हैं उसको हमें अप्लाई नहीं करने दिया जा रहा होता था, तो बड़ा रिस्ट्रिक्ट हम फील करते थे। वहाँ एक जनरेशन गैप आ जाता था। तो आई थिंक आज भी यही है। मतलब मैंने लास्ट 2 years अगो आई लेफ्ट माई जॉब फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। यहाँ पर मुझे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन फील नहीं होती, और जो कुछ मैं लर्न करती हूँ, जो कुछ मेरे दौर में डिजिटल नहीं था, लेकिन वो मैंने खुद लर्न किया, थ्रू इंटरनेट ही लर्न किया, और डिफरेंट कोर्सेज वगैरह किए, और वो जब मैं अब अप्लाई कर रही हूँ तो आई डोंट माइंड। जैसे कि सरमद ने कहा कि अपने बिजनेस में आपके वर्किंग आवर्स बढ़ भी सकते हैं, मेहनत ज़्यादा भी लग सकती है, मगर मुझे जितना मज़ा इसमें आ रहा है, यानी आई एम लिटरली इंजॉइंग, आई लुक फॉरवर्ड एवरी डे फॉर अ न्यू डे। और क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ जो कर रही हूँ, आई एम माई ओन बॉस। तो ये एक फ़र्क है। वहाँ जब मैं जॉब में थी, मैं 9 to 5 भी मुझे एक ड्रैग लगता था।
एवरी मंडे यूज्ड टू बी अ ड्रैग के ओहो फिर एक और हफ्ता शुरू हो गया। तो ये माइंडसेट आपका जो है ना पॉजिटिव होना और मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये होता है सिर्फ जब तक आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि आप जो कर रहे हो वो आप इट इज़ समथिंग यू लव, ये वाली चीज़ होती है जो मोटिवेटेड रखती है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस और करूंगा, लेकिन मैं सिस्टर सादिया से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सिस्टर सादिया, एक चीज़ जो जॉब वालों को सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये है कि एजुकेशन आप ले रहे हो इंजीनियरिंग की, एजुकेशन आप ले रहे हो अकाउंटेंसी की, एजुकेशन आप ले रहे हो डॉक्टरी की, बट यू कांट फाइंड अ रेलेवेंट जॉब। और जब आप रेलेवेंट जॉब नहीं लेते तो फिर आपको अपने आप के साथ कंप्रोमाइज़ या अपने हालात के साथ या जो मार्केट के अंदर सिचुएशन है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस कंप्रोमाइज़ के अंदर 90% लूज जो है वो जॉब सीकर्स ही करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती, जॉब सीकर्स ही करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो उनको फ्रेश ग्रेजुएट या फ्रेश मास्टर्स के नाम पर उनको कम सैलरीज के ऊपर रखा जाता है, सेकंड उनको प्रेशराइज किया जाता है एंड दे वांट मल्टीपल जॉब्स फॉर वन सैलरी, और वो सैलरी भी नॉट जस्टिफाइबल होती है। सो व्हाट डू यू फील कि इसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनका माइंडसेट कहाँ पे आके स्टक होता है? सर, इसमें सबसे पहले तो मैं खुद को अपनी स्टोरी को रिलेट करना चाहूँगी कि मैंने जो एजुकेशन ली वो MBA फाइनेंस की ली। और जब मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आज देखती हूँ कि हमने तो प्रायर बिजनेस मॉडल्स को स्टडी किया, बट उस ऑल ओवर द 2 years ऑफ MBA फाइनेंस हमें ये चीज़ नहीं सिखाई गई थी कि अपने स्टार्टअप के लिए आपको क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। और उसमें हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते, बल्कि हम प्रायर प्रोजेक्ट्स को जाके लर्न करते रहते थे, कभी बैंकिंग सेक्टर का, कभी कॉर्पोरेट सेक्टर का, और उन्हीं की स्ट्रेटजीज को देखते थे। बट हमारे अंदर ये इंकरेजमेंट नहीं पैदा की जाती थी कि आप खुद बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट एक नया बिजनेस कैसे जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो वहां से ही वो एजुकेशन लेते लेते हमारा भी ये माइंड हो गया था कि हमने भी ये पिछले मॉडल्स में कहीं जाके फिक्स होना है और अपनी जगह बनानी है। और मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ कि आई हैव ऑल्सो अ रिलीजियस बैकग्राउंड। तो जब मैंने MBA फाइनेंस तो अपनी जिद करके अपने पेरेंट्स से जो है वो, मुझे बहुत शौक था कि मैं इस तरह की एजुकेशन लूँ, क्योंकि मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था, सिंपल एजुकेशन में भी नहीं था, और बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा था, फाइनेंस मुझे बहुत क्लिक करता था। तो वो एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली, बट आफ्टर दैट जब मैंने सोचा कि अब कहाँ पे मुझे जो है वो देखना चाहिए, तो बैंक्स में और कॉर्पोरेट सेक्टर में फैमिली की तरफ से इतनी इंकरेजमेंट नहीं थी। वो एक लिमिट लग गई कि भाई वहाँ पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक को इन्वायरमेंट होता है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। और इवन बैंक में जब मैंने इंटर्नशिप भी की तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ता था, और जब ऑडिट आ जाए तो फिर तो कोई टाइम की लिमिट ही नहीं थी। तो ये चीज़ें सब देखी मेरी फैमिली ने, तो उन्होंने उसके लिए नो कह दिया कि भाई बैंक्स में तो नहीं है, और वैसे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं वहाँ पे इतना जो है हम आपको नहीं करते। फिर जब मैंने सेकंड देखा कि अब एजुकेशन पे तो इतना सारा इन्वेस्ट किया है, अब आगे कुछ करना चाहिए, तो जो सबसे ज़्यादा जिस प्रोफेशन को बैकअप किया गया वो था टीचिंग। फिर कॉलेज में और इस तरह मल्टीपल जगहों पे मैंने अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ही कॉलेज में मिल गया चांस BCom और DCom स्टूडेंट्स को टीच करने का। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट आफ्टर मैरिज जब मैं लाहौर शिफ्ट हो गई तो मिल गया चांस BCom और DCom स्टूडेंट्स को टीच करने का। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि स्कूल में जो है वो टीचिंग का स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जब जाते थे इंटरव्यू के लिए तो वो कहते थे आपको तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए, हम यहाँ पे जो स्टाफ रखते हैं वो तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखते हैं। तो वहाँ पे मुझे बहुत शौक लगा कि इतने अच्छे-अच्छे ब्रांड्स जो हैं स्कूल्स के, और उनमें हमें बिल्कुल सिंपली नो मिलता था कि भई आप लोग जाओ कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप लोगों की यहाँ जगह नहीं है। तो वो मुझे बहुत एक अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन थी कि लिमिटेड सैलरी में ही कहीं पे एडजस्ट होके फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, बट आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड कि आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जो आपने स्टडी किया है उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन जो फीमेल्स हैं वो रिलेट कर पाएँगी
कि जो प्रोफेशनल एजुकेशंस लेती हैं उनको बाद में कितने सारे हर्डल्स को फेस करना पड़ता है, कभी फैमिली की तरफ से और कभी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि मैं बेल भी करती हूँ, तो वो एक देखते ही सिंपल नो हो जाता था कि हमें तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि जो थोड़ा आगे हमारे आने वाले क्लाइंट्स को एंटरटेन भी कर सके और अच्छे तरीके से वेलकमिंग वे में उनको कर सके। तो इवन हम पाकिस्तान में हैं, तो इस चीज़ की इतनी एनकरेजमेंट मुझे नहीं मिली। तो फिर मेरा दिल किया कि कुछ अपना बिज़नेस जो मैं खुद इन सारी रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल के कर सकूँ, जहाँ मुझे किसी को ये चैलेंज फेस ना करना पड़े कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा या मेरी एजुकेशन जो है मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफ़ॉर्म, मैंने इन सारे हर्डल्स को पीछे छोड़ के फ्री माइंड के साथ जो मैं करना चाहती थी कि बिज़नेस सेटअप करना, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल लेवल पे, तो आई एम टोटली सैटिस्फाइड विद दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कहना चाह रही हैं वो बिल्कुल मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ, और वो ये है कि हमारा जो कल्चर है और हमारी जो बेसिकली रिस्पेक्टिंग वैल्यूज़ हैं, स्पेशली फॉर द लेडीज़, फॉर द फीमेल्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए यू कांट से कि यू डोंट हैव स्किल्स टू compete the environment, because आपके पास वो सारे skills हैं। when you can do your best in education sector, when you can do best in home management system, so why can't you participate in business management or business developing skills? So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, तो मैं स्पेशली वेरी क्विकली जो है वो अरसलान से उस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा। अरसलान, PhD, it's like nowadays, even when we are in school or college, so PhD was like a dream thing in education sector कि आप अगर किसी चीज़ में PhD करते हो तो आपका लिए एक स्पेशल रिस्पेक्ट जो है वो होती है कि इस इंसान ने जो है वो एजुकेशन के बाद भी 2-4 साल एक्स्ट्रा लगाकर जो है वो अपनी डिग्री को हासिल किया है। सो व्हेन यू आर गेटिंग डिग्री फ्रॉम PhD, और आपको डिफरेंट मार्केट फेस करनी पड़ती है जॉब के लिए, या यू हैव द सेम क्यू लाइक ऑल ऑफ अस? जी सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, पीएचडी का स्पेशली, तो पीएचडी नो डाउट पहले बहुत एक अच्छी या एक आला दर्जे की डिग्री मानी जाती थी, लेकिन अब आके ये हिसाब हो गया है कि पीएचडी आप जहाँ भी देख लें आपको पीएचडी मिलेगा। हर डिग्री में 30-35 लोग एवरी ईयर हर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, पीएचडी करके निकल रहे हैं डॉक्टरेट। लेकिन अब उनके लिए जो पीछे जॉब बची है वो वही है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर चले जाओ, आप किसी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर चले जाओ। लेकिन उसके बाद अगर आप ये सोचें कि एक पीएचडी को बहुत अच्छी एक लेवल की मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं होता। मतलब मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो एमफिल जब मैंने किया बीएस के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मेरा ये था कि अगर हम एमफिल कर लेंगे तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब हम एमफिल किया, एमफिल के बाद इंडस्ट्री जोन में गए और जॉब के लिए गए, तो हमारे लिए कोई जॉब ही नहीं थी। मतलब ये था कि या तो आप कोई अच्छा रेफरेंस ले आओ, या फिर आप जो है वो मतलब कोई आपका रेफरेंस हो तो आपको जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। या फिर आप किसी ऐसी जगह पे आपको जॉब मिलती जहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, ना तो आपके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सैलरी मिलती है, और जैसे सरमद भाई ने बोला कि आपके वर्किंग आवर्स 8, कहने को तो 8 आवर्स होते हैं, लेकिन वो 10, 12, 14 घंटे ड्यूटी मैंने खुद की हुई है, और मल्टीटास्किंग। और वहाँ पे जहाँ अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी एक एम्प्लॉय जहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकता है वो उसका हाफ अगर आप कह लें तो उससे भी कम होती थी। लेकिन जो मेरी रीज़न थी जॉब क्विट करने की, या जॉब से एक दिल बर्दाश्ता हो के इंसान निकलता है, या आप एक मतलब आपने 16 साल एक चीज़ को पढ़ा है, और यही सोच के हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखाता था कि आपने बस जॉब करनी है, और ये जॉब करने के लिए पढ़ा था। और जब जॉब में गए तो एक टोटली डिफरेंट माहौल मिला। मतलब आपसे 14-14 घंटे एक ड्यूटी ली जाती थी, वो भी एक डिक्टेटरशिप की तरह से। मतलब कि आपने ये काम करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना।
तो जब मैं एक चीज़ उसको मैंने शिफ्ट किया और अब मैं इस एज एन एंटरप्रेन्योर मैं यहाँ पे अगर 12 से 14 घंटे देता भी हूँ तो वो बड़ी खुशी से देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहा हूँ और मुझे इसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। मैं उस फिक्स जो एक अमाउंट थी उसके लिए नहीं, मेरी ग्रोथ मल्टीपल टाइम ज़्यादा हो सकती है। तो नो डाउट जॉब की जो सिचुएशन है वो काफ़ी आप कह लें कि एक एक्सपेक्टेशन से काफी लो है अभी पाकिस्तान में, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए। वेरी राइट अरसलान, ये तो बेसिकली बात अभी से नहीं, आई मीन मुझे ऑलमोस्ट 10 से 11 साल हो गए हैं, 12 साल तकरीबन देखते हुए कि जॉब वालों को सबसे बड़ा जो कंप्लेन होता है वो यही होता है कि जी व्हाट वी आर डिजर्विंग वी आर नॉट गेटिंग। आई मीन अगर एक इंसान जॉब के ऊपर डिजर्व करता है कि उसको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो ही इज नॉट गेटिंग इवन 50, समटाइम नॉट इवन क्लोज टू इट। सो उसकी रीजन क्या होती है कि ऑफ कोर्स फिर उसको या तो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर उसके पास ऑप्शंस नहीं रह जाता कि वो ड्यूल डबल जॉब करने का सोच ले कि इवन मॉर्निंग में वो कुछ करे, इवनिंग में आकर या तो वो कोई जॉब करे या कहीं ट्यूशंस पढ़ाए या पॉसिबली हो कुछ फ्रीलांसिंग का काम कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली एक इंसान जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, उसकी एक कैपेसिटी है। वी ऑल नो कि वी नीड एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स फॉर रेस्टिंग। हमें फैमिली के लिए भी डेली बेस के ऊपर 2 से 3 घंटे चाहिए। सो वी ओनली कैन वर्क मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स, नॉट मोर देन दिस। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वाई डू पीपल स्टक इन जॉब, और जॉब के अंदर 20-20 साल भी गुजर जाते हैं, पीपल डोंट फील कि उनको ग्रोथ चाहिए। उस पॉइंट के ऊपर आप सब लोग डिफरेंट फील्ड से हैं, तो आप एक छोटा छोटा नोट अगर इसके ऊपर शेयर कर दें, शॉर्ट वर्जन अपना, कि व्हाई पीपल स्टक इन मार्केटिंग फॉर जॉब के 5 साल जॉब करने के बाद भी वो एक जिसको कहते हैं ना लकीर के फकीर हो जाना, बेसिकली व्हाई पीपल गो ऑन दैट पॉइंट, वहां से वो आगे जाने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते? सिस्टर फरियाल। सर मेरे ख्याल से गिव अप कर देते हैं, क्योंकि एक वक्त आता है जब शुरू में जब आप जॉब को ज्वाइन करते हो, आप बड़े एंथुजियास्टिक होते हो, आप समझते हो कि भाई मैं तो रेवोल्यूशन लेके आ जाऊंगा अपने डिपार्टमेंट में या मैं अपनी कंपनी में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन जब आप, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है डीमोटिवेशन का किसी भी एम्प्लॉय का, वो आपके बॉस का या आपके मैनेजर का होता है कि उनका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि अल्टीमेटली यू आर एन एम्प्लॉय, आपने वही करना है या जो आपके बॉस आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, या आपकी कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को ही आपने फॉलो करना है। तो अगर आपका माइंडसेट आपके बॉस से या आपकी कंपनी पॉलिसी से मैच नहीं करता, तो आप काफ़ी सफोकेटेड फील करते हो। लेकिन क्योंकि आपका, जी सर बिल्कुल, और क्योंकि आपका जरिया माश एट स्टेक होता है, यानी आपकी सैलरी एट स्टेक है, आप कुछ कर नहीं सकते, यू फील स्टक, तो आप कंटिन्यू करते हो वहीं पे जॉब करते रहना, और अल्टीमेटली आप गिव अप कर देते हैं। ना आप अपनी लर्निंग पे कोई टाइम स्पेंड करते हैं, ना आप कहते हैं बस ठीक है मैंने बस यही करना है, इसी रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न पे काम करते रहना है और मैंने घर चले जाना है और अपनी सैलरी लेनी है। आपकी वो मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैंने तो अपने, बल्कि मैंने अर्ली इयर्स में अपने ये बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया था, और आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीज़न आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। तो मैंने और फिर आई थिंक अरसलान भाई ने बात की कि इंक्रीमेंट्स या फाइनेंशियल गेन आपको उस हिसाब से नहीं होता जितना आप डिजर्व करते हो। तो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ के, मैंने सबसे पहले आई बिकेम सेल्फ एम्प्लॉयड बिफोर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप लोग यकीन करें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सैलरी थी उतना मुझे एक क्लाइंट से मिल जाता था। तो ये आप बेसिकली आप जब एम्प्लॉयड होते हो तो आप अपनी पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाते। मैंने ये एक्सपीरियंस किया। सरमद, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? निशान भाई, मेरे ख्याल में जो मसाइल की मेन रीज़न है ना, 99% जो रीज़न है वो दो चीज़ें होती है, एक तो फियर और दूसरी ग्रीड। ये आपको मूव नहीं करने देती या एक जगह से दूसरी जगह पे जाने नहीं देती, ये आपको ग्रोथ में आपके जो है वो एक रीज़न बन जाती है। ग्रीड क्या होती है कि आप जो है वो आप एक जगह जॉब स्टार्ट किया आपने, तो आप जाहिर सी बात है जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रमोट भी करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा
मतलब थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा कर दी, 10% 15% इंक्रीज़ कर दिया, तो सैलरी थोड़ी आपकी ना ज़्यादा होती जाती है। तो सैलरी जिस तरह थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा होती जाती है, तो उतना ही आपके लिए वो मुश्किल होता है कि उसको छोड़ के जाना। एक तो ये बात होती है, दूसरा फियर होता है कि बिजनेस में देखें, बिजनेस में तो आपने खुद ही करना है और खुद ही करके खाना है। सैलरी जो जॉब है उसमें ये होता है कि बाज़ का मिसाल के तौर पे एक दिन आपका काम करने को दिल नहीं भी कर रहा, तो कोई इतना उसका असर नहीं होता, या 2 दिन या 3 दिन, या आप बीमार हो गए हैं। लेकिन बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो उसके इसके अलावा जो एक चीज़ है, एक मैं स्टेटमेंट देने लगा हूँ जो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग शायद इससे एग्री नहीं करेंगे, कि स्पेशलिटी इज़ अ ट्रैप। आप जब एक जॉब करते हैं एक लाइन में, जब आप एक ख़ास लाइन में चले जाते हैं, तो उसमें आप क्या होते हैं, आप स्पेशलाइजेशन करते जाते हैं। जो जो आपका एक्सपीरियंस होता जा रहा है, तो आपकी उस खास फील्ड में ग्रिप जो है, या उस खास सेक्शन में आपकी ग्रिप ज़्यादा होती जाती है। तो उसका एक फ़ायदा तो होता है कि वो काम आप बड़ा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपका फोकस दूसरी चीज़ों पे उस तरह नहीं रहता। तो मेरे ख्याल में जो जर्नलिस्ट होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है बजाय इसके जो स्पेशलिस्ट होता है। तो ये रीज़न है, उसके अलावा भी बहुत सी रीज़न है, लेकिन अभी जो क्योंकि टाइम ज़रा थोड़ा है, तो ये फियर, ग्रीड और ये जो स्पेशलाइजेशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी अपनी फील्ड में या जॉब में, ये मेन रीज़न होती है कि आप स्विच करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वेरी राइट। सिस्टर सादिया, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि व्हाट डू यू फील कि व्हाई पीपल स्टॉप लर्निंग? सर जैसे अगर टीचिंग प्रोफेशन से ही इसको रिलेट करें, तो आप एक लिमिटेड फाइनेंशियल सर्कल में स्टार्टअप लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान में ये सबसे लो पेइंग प्रोफेशन है। बाकी प्रोफेशंस तो फिर भी थोड़ा सा वो उनको इंकरेजमेंट मिल जाती है, बट टीचर्स को सबसे ज़्यादा लो पे किया जाता है, और इवन साल हर साल तक वो उस इंस्टीट्यूशन में सर्व भी करते रहें, तो उसमें बहुत माइनर सा जो है वो इंक्रीमेंट उनको मिलता है। और कभी नहीं ऐसा होता कि आप जितनी मर्जी हार्ड एफर्ट कर लो, आप कभी भी उस इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पे या उसके सीईओ के तौर पे कभी भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा लिमिटाइज कर देता है कि आप उसी सर्कल के अंदर उस छोटे से फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ जब तक तो आपका वो होता रहता है फुलफिल, तो आप कैरी ऑन रखते हो। लेकिन जब आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ जाते हैं आपकी जो इनकम है उससे, तो फिर अल्टीमेटली वो डिससेटिस्फेक्शन होते होते फिर एक दिन आता है कि वो कहते हैं कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी नहीं हो सकता। और इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस हम अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं कि फेस कर रहे होते हैं पर्सन। अच्छा असलान, आप भी वेरी क्विकली ये बताइए कि व्हाट इज़ द रीज़न कि एक इंसान जो है वो डिग्री भी ले लेता है, उसके पास जॉब भी आ जाती है, और वो जब ये सोचता है कि मेरी प्रोफेशन के अंदर, ऑफ कोर्स सबको ये पता है कि आपकी ग्रोथ तभी होती है जब आपके पास मल्टी स्किल्स होते हैं, जब आप मल्टी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। सो व्हाई पीपल स्टॉप ग्रोइंग, व्हाई पीपल स्टक? और फिर दूसरी साइड के ऊपर एक कंप्लेन इश्यूज भी होते हैं कि जी आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई शुड बी। सो इस चीज़ की जो स्पेसिफिक रीज़न है, अगर आप अपनी फूड एंड टेक्नोलॉजी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हुए, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए कोई एक रीज़न हाईलाइट कर सको तो। जी सर, यहाँ पे मैं जो रीज़न बताना चाहूँगा वो यही है कि बहुत से लोग या हम जैसे जो स्टूडेंट्स फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा अभी ब्रेव नहीं होते, या उनको इस तरह से उनकी काउंसलिंग नहीं होती कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें एक बड़े स्टार्टअप की। तो वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और वो कंफर्ट जोन होता है उनकी जॉब। वहाँ पे चाहे उन्हें कम सैलरी मिल रही है, लेकिन वो सैलरी उनकी एक किस्म की ड्रग डोज बन जाती है, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता लेते रहते हैं और वहीं पे अपने कंफर्ट जोन में जमे रहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा एंड पे कि मतलब वो इतने ब्रेव नहीं होते कि आगे बढ़ें, एक स्टेप आगे आएँ और अपनी खुद के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आगे करें। तो वो बस उसी जॉब में फिर टिके रहते हैं, और वहीं पे उनकी ग्रोथ, ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ में टिके रहेंगे, खुद के लिए कुछ नया नहीं सोचेंगे हर दिन, वही 9 to 5 एक आपकी रूटीन बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूँ, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है। वी आर ऑल
एट सम पॉइंट अपने कैरियर के स्टार्ट पे या पीक के ऊपर, इवन हमारे कम्युनिटी के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और कम्युनिटी का पार्ट भी हैं, अपने बी प्लान के ऊपर भी काम कर रहे हैं. सो वी ऑल गोज ऑन दिस लाइन. हम सब ने ये जॉब का जो टनल है ना वो देखा हुआ है. मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पाकिस्तान में भी देखा हुआ है एंड ओवरसीज में भी इस टनल से गुजरा हूं. इवन सरमद जो है उन्होंने भी पाकिस्तान में देखा है and he also been an overseas Pakistani. So जॉब का जो ये टनल है ना ये बेसिकली आपको एग्जॉस्ट कर देता है, बिकॉज जिस तरह टनल के अंदर आपकी वेंटिलेशन नहीं होती, इसी तरह जॉब के अंदर आपके अंदर एक वेंटिलेशन वाला काम जो है वो रुक जाता है. और वो क्यों रुक जाता है कि एक तरफ पीछे आप देखते हो तो आपको आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही होती है, और सामने आप देखते हो तो सामने आपको बॉस या आपकी मैनेजमेंट नजर आ रही होती है कि जिनके पास आपको करवाने के लिए या आपको देने के लिए काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मंथ एंड पे सैलरी या सैलरीज के साथ कमीशंस, इवन जो लोग सेल्स के अंदर काम करते हैं उनके कमीशंस भी होते हैं. तो सैलरीज और कमीशंस जो हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट्स के नाम के ऊपर जो आ जाता है वो ये आता है कि जी वी हैव टू टेक केयर फॉर 200, 300, 400, इवन थाउजेंड्स ऑफ पीपल. So you are not only the one. So जब आपसे काम लेना होता है तो you are special and you are the man of the show. But जब आपकी सैलरीज आती है तो वो आपको एक जनरलाइज्ड ग्रुप बना दिया जाता है कि you are not only the one who is here, we have many people. So ये चीज इसलिए स्पेसिफाई करना जरूरी था. अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है, आप सब लोगों ने एक शॉर्ट सा और थोड़ा डिटेल भी कर दें तो अच्छी बात है, एक व्यूज देना है कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग एक इंसान को जॉब पे रहते हुए, हाउ ही शुड और शी शुड प्लान हर और हिज प्लान बी, या पैसिव इनकम, या अपने साइड हसल के ऊपर, या उनको अपने साथ अपने बिजनेस का. बिकॉज बिलीव मी और नॉट, इवन आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, इवन जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे उन लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि 99.9% जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, आप उनसे पूछें कि जी आपकी जॉब को कितना टाइम हो गया, वो बोलेंगे 5 साल, 25 साल, 20 साल, 30 साल. तो उनसे पूछें जॉब के बाद क्या, उनका अल्टीमेट जवाब ये होता है कि थोड़े से पैसे आ जाएं सो आई कैन टेक एंड आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस, इवन अ ग्रोसरी, इवन अ सुपरमार्केट, इवन अ IT कंपनी, इवन ABCD. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, वी ऑल नो कि जो काम आप जॉब में 40 साल में करते हो वो काम आप बिजनेस में 4 से 5 या 6 साल में हासिल कर सकते हो. मीन्स कि बिजनेस इज लाइक 5 or 6 टाइम डबल ऑफ योर सैलरी वर्क, राइट? सो इसके इम्पोर्टेंटली आप सब लोगों ने एक शॉर्ट इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि वो कौन सी ऐसी चीज हैं या कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर फाइनेंस वाले हैं या फूड टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, और टीचर्स लोग हैं या हाउस वाइफ्स हैं इवन, उनके लिए वो क्या पॉइंट्स हैं कि जिनको सामने रखते हुए उनको अपनी लाइफ का बी प्लान लाजमी तैयार करना चाहिए. सरमद, स्टार्टिंग विद यू. जी, सबसे पहले तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक हदीस मुबारक है कि एक अच्छा सवाल आधा इल्म होता है. तो सबसे पहले तो उसको क्वेश्चन रेज करना चाहिए. क्वेश्चन रेज के अपनी जो उसकी उस वक़्त की थिंकिंग है, या वो जिस नज़रिए से दूसरों को देख रहा है, या जिस ऐनक से वो एक, क्योंकि हर बंदे ने एक ऐनक लगाई होती है आंखों में, वो डायरेक्ट नहीं देख रहा होता, ठीक है. वो ऐनक क्या है? उसका बिलीफ सिस्टम. और उसका बिलीफ सिस्टम क्या है? वो जिस इन्वायरमेंट से गुजर के आया है उस इन्वायरमेंट के थ्रू वो बिलीफ सिस्टम उसका बना होता है, ठीक है. वो उस ऐनक से दुनिया को देख रहा होता है. तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन रेज करे कि मैं जिस तरह देख रहा हूँ इस तरह देखना चाहिए, या मैं जो चीज़ जिसको मैं जिस तरह समझ रहा हूँ इसको ये किसी और तरह से भी हो सकती है. तो क्वेश्चन रेज करना जो है वो सबसे पहली चीज़ है. दूसरी जो चीज़ है आपकी, वो आपने अपने जो इन्वायरमेंट है, अब जब देखें एक चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, बड़े लोग हैं हमारे, मेरी फील्ड में भी बड़े लोग हैं, आप किसी से पूछ लें, बल्कि बड़े क्या 99% लोग हैं जिससे आप पूछेंगे कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वो 100% मोटिवेटेड होगा, जी मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ. लेकिन 99% लोग में से 98% कभी इनिशिएटिव ही नहीं लेते, स्टार्ट ही नहीं करते, ठीक है.
अब मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा है और करना भी चाहते हैं, लेकिन इनिशिएटिव क्यों नहीं ले सकते, प्लान बी क्यों नहीं बना सकते, या कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रिलाई करते हैं अपनी मोटिवेशन पे। ठीक है, उसके लिए असल जो चीज़ है वो अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना होता है आपने। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पे अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है, और मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं डेली उठूँगा सुबह, फिर मैं क्या करूँगा कि यार नहीं आज नहीं, कल से शुरू करते हैं, कल आती नहीं। अगर मैं एक ट्रेडमिल ला के अपने बेडरूम में रख दूँ साइड पे, तो फिर कितने % मेरे चांस ज़्यादा हो जाएंगे कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं कम से कम रनिंग स्टार्ट करूँगा। तो ये क्या किया मैंने, अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन कर दिया मैंने। इन्वायरमेंट डिज़ाइन में ये भी होता है कि आप अपने दोस्त कौन से रखते हैं। ठीक है, अगर आपके दोस्त देखें, एक बंदा जो होता है वो अपने जो करीबी 5 लोग हैं उनकी एवरेज होता है। अगर आप जॉब माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे तो आप जॉब माइंड में ही रहेंगे और जॉब ही करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन के साथ रहेंगे तो आप उन जैसे ही हो जाएंगे। तो ये इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना ये बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। अरसलान, वेरी क्विकली। जी सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा काइंडली, उस टाइम पे आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर फूड रही एंड टेक्नोलॉजी के लोग जो हैं उनको अपना प्लान बी बनाने के लिए व्हाट इनिशिएटिव या उनको वो कौन से पॉइंट हैं जो देखने चाहिए, जो समझने चाहिए? बिल्कुल सर, एक जॉबियन मतलब फूड टेक्नोलॉजी के बाद ऑब्वियसली आप जॉब ही करते हो, तो उस एक जॉब आपको भी पता है आजकल बहुत अनसर्टेनिटी है, ये कोविड ने ये चीज़ प्रूव कर दिया, तो कोई भी चीज़ आप उस पर रिलाई नहीं करते हो। ऊपर से आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी मर्जी है वो जब आपको रखें और जब आपको आउट कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक सेकंड सोर्स, सेकंड प्लान बी जो है वो तैयार रखें। नो डाउट आपके पास ड्यूरिंग जॉब टाइम नहीं उतना होता, लेकिन आप अपने ऑफ टाइमिंग्स में 1 या 2 घंटा डेली अपने किसी ना किसी ऐसे प्लान के लिए निकालें जो फर्दर बाद में आपको बैकअप के लिए रेडी हो, आपको सफ़र ना करना पड़े किसी ऐसी कंडीशन में। Very true. Sister Sadia, what do you think कि हाउसवाइफ एंड टीचर्स what are the points कि उनको सोचना चाहिए इस बारे में, अभी नहीं या कभी नहीं, या फिर they have to start thinking of it? जी सर, इसमें मैं ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के हवाले से बाकी प्रोफेशन के निस्बत हमारे पास टाइम अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि टीचिंग का भी जो है वो टाइम स्लॉट 2-3 बजे तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और बीइंग अ हाउसवाइफ भी हमारे पास दिन में अगर हम अपना स्केड्यूल प्लान करके काम करें तो काफ़ी सारे जो है फ्री टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो हमने उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है। सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये घंटे मेरे ऐसे हैं कि ये फ्री हैं, इसमें अब मुझे कुछ ऐसा स्टार्टअप करना चाहिए जो बी प्लान का, कि जिसमें मैं अपने कुछ अर्निंग सोर्स जो है उसको स्टार्ट कर सकूं। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने उन स्लॉट्स में बी प्लान की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अपने टीचिंग के साथ साथ उसको लर्निंग स्टार्ट कर दें कि ये बिजनेस मॉड्यूल है कैसा, और मुझे इसमें कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसकी क्या स्किल्स लर्न करनी पड़ेंगी, ताकि मैं बेस्ट वे में अगर जब इस पे एक्सपर्टीज हासिल कर लूँ तो उसको मैं फिर इंशाल्लाह फुल टाइम करियर के तौर पे स्टार्टअप कर सकूं। तो हाउसवाइफ के लिए भी ऐसा ही है कि वो भी जो है साथ ही जब इंशाल्लाह इसमें लर्निंग कंप्लीट कर लेते हैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह, तो उसको अपना फुल टाइम करियर के तौर पे स्टार्टअप ले सकते हैं। Amazing. Sister Faryar, very quickly, what do you think कि marketing के लोग को, because when we are talking about one person, और आप इस फील्ड में हो, आप उन लोगों से, उन सोसाइटीज में, उन स्पेशली फील्ड के लोगों से कनेक्ट रहते हो जो मार्केटिंग कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि उनके पास क्या ऐसे सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए कि दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर नाउ और नेवर? जी, आई थिंक सर मैं यहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग की नहीं, मैं ओवरऑल इन जनरल एम्प्लॉयड लोगों के बारे में बात करूँगी कि देखिए कोविड ने हमें एक चीज़ तो ये सिखा दी है कि यू हैव टू हैव अ सेकंड प्लान। और आप जो है जैसे सरमद ने कहा कि स्पेशलाइज होना भी कभी कभी आपके लिए एक नुकसानदेह साबित हो जाता है, तो आप ज़रूर एक सेकंड स्किल लर्न करें, अपने आप को डेवलप करें, एक सेकंड स्किल आपके पास होना चाहिए। अब वो सेकंड स्किल आप कहाँ से सीखें, इसके लिए आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढें जहाँ पर इस तरह की स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं।
क्योंकि प्लेटफॉर्म के थ्रू देखिए अकेले लर्निंग तो हो जाती है, इंटरनेट पे ढेरों कोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म का अगर आप हिस्सा होते हैं तो वहाँ पर आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल मौजूद होते हैं जो आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। तो फाइंड आउट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डेवलप योर स्किल्स एंड लर्न समथिंग न्यू अदर देन योर फील्ड। उसके बाद आप आ जाता है कि अच्छा फिर प्लान बी का करना क्या है, हाउ टू जनरेट अ सेकेंड इनकम स्ट्रीम। तो सेकेंड इनकम स्ट्रीम एक एम्प्लॉयड इंसान के लिए बिजनेस स्टार्ट करना वही बात है कि सोचता ही रह जाता है इंसान और एक्शन नहीं लेता। उसके रीज़न ये होते हैं कि वो डर होता है, खौफ होता है। तो आप किसी ऐसी अर्निंग्स सेकेंड इनकम स्ट्रीम के बारे में सोचें जिसमें रिस्क ना हो, क्योंकि एम्प्लॉयड पर्सन की जो सैलरी है वो लिमिटेड होती है, आप अपना पैसा ज़ाया नहीं कर सकते। तो थिंक ऑफ एनी आइडिया जहाँ पर आपका पैसा भी सेफ रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, आपका बिजनेस स्टेबल हो और ग्रो अच्छे से कर सके। और दूसरा ये कि आपके पास क्योंकि टाइम नहीं होता, आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जॉब में जा रहा है, आपके पास लिमिटेड घंटे हैं, 2 से 3 घंटे। तो थिंक ऑफ एन आइडिया या थिंक ऑफ अ बिजनेस जो कि आपके घंटे भी कम ले लेकिन उस हिसाब से आपका रिटर्न ज़्यादा आए। तो आई थिंक ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिससे आपको अपने सामने रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा बिजनेस या ऐसा इनकम स्ट्रीम हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। बट एक चीज़ आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अमेजिंगली रिस्पॉन्स दिया। एक चीज़ मैं ये समझता हूँ, एक बुक है, आप सब लोग माशाल्लाह, बाकी इवन हमारे व्यूवर्स ने भी रीड की होगी, गाय रॉबर्ट कियोसाकी जो हैं, उनकी एक ESBI मॉडल है जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि आप जॉब शुरू करते हो, विच इज़ वेरी गुड, हर इंसान को जॉब करनी चाहिए, एटलीस्ट अपने अर्ली कैरियर के अंदर 2-3-4 साल उसको जॉब ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज यू कैन लर्न अ लॉट इन जॉब फ्रॉम योर सेल्फ और फ्रॉम योर कम्युनिटी एज वेल, फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर जॉब पे ही कंटिन्यू रहेंगे, यू कांट डेवलप योर सेल्फ, तो आप कभी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय नहीं जा सकेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आप कभी बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, और अगर आप कभी बिजनेसमैन नहीं बनेंगे तो आप कभी इन्वेस्टर नहीं बन सकते, बिकॉज इन्वेस्टर इज अ प्लेस जो एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम्स जो है वो जनरेट करता है। और यहाँ पे मुझे एक वॉरेन बफेट की एक कोटेशन भी याद आ रही है कि अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रिलाय कर रहे हो, सो यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम योर पॉवर्टी लाइन। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि आपके पास एक ही जॉब है, और अगर वो जॉब अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है कि जिनकी जॉब्स लगी हुई हैं वो लगी रहें और उनकी सैलरीज बढ़ती रहें, बट अगर सिचुएशन आ जाती है, जैसे वी ऑल नो कि सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो अगर जॉब नहीं रहती तो आपको तो बेसिकली अपनी जो नेसेसिटीज हैं उनको पूरी करने में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज नोबडी हैव दैट मच कैपिटल, खासतौर पे जॉब करते हुए, कि आप अपने 6 मंथ या 1 ईयर का जो किचन है उसको सेव कर सको या उसको चला सको। सो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप सब लोग शॉर्टली शेयर कर सकें कि हाउ you will contribute yourself, because we all believe कि जब आपको कम्युनिटी कुछ देती है, अल्लाह पाक आपको नवाजता है in terms of financial और in terms of knowledge. So my personal belief of कि आपके पास 3 साइकिल्स हैं। नंबर 1, आपके पास टाइम होता है, आप अपना टाइम देना शुरू करें तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देता है। आपके पास नॉलेज आता है, आप अपना नॉलेज शेयर करें तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देता है। एंड देन तीसरी चीज़ है कि आपके पास पैसा आना शुरू कर देता है, और अल्लाह पाक आपको पैसा दे देता है कि जी ये मेरा जो बंदा है बेसिकली मेरे टाइम की जो मैंने इसको दिया उसको आगे ट्रांसफ़र करता है, मेरा नॉलेज आगे ट्रांसफ़र करता है, तो मैं अपना पैसा भी जो है बेसिकली जो दुनियावी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो इसको दूँ ताकि ये लोगों तक आसानी से प्रोवाइड कर सके। So how you all professional will contribute your efforts to building this Pakistan Entrepreneur Hub more stronger and more healthier? आप लोग किस तरीके से अपना जो है वो टाइम इस प्लेटफॉर्म को देते हैं, और आपकी फील्ड से या डिफरेंट फील्ड्स, बिकॉज ये सीजन हमारा जो है वो चलता जाएगा, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स can join this one and gain the value which we are providing them. Sarmat. जी सर,
पहले नंबर पे तो जो मेरा इंटरेस्ट है या जो स्किल सेट है उसमें बिजनेस स्ट्रेटजी आती है। उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है और उसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की है, रीडिंग की है। बिजनेस स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है। अब ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग बड़े लेवल की चीज़ होती है, उसमें बाकी चीज़ें डिटेल में आ जाती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तीसरा मेरा सब्जेक्ट जो मुझे मेरे बड़ा फेवरेट लगता है वो लीडरशिप। तो वो है। साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि देखें आपने अगर बिजनेसमैन बनना है ना तो उसमें आपको ना 3-4 चीज़ें चाहिए होती है। पहली है साइकोलॉजी, दूसरी है टेक्नोलॉजी और तीसरी है फिनांस। ये 3 चीज़ें आपको आती है ना तो आपको बिजनेसमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये है, टाइम देंगे जितना भी हो सका इंशाल्लाह पूरा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जो भी हमें जो इल्म होता है, नई चीज़ों का पता लगता है। मुझे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने का बड़ा शौक़ है, जो ब्लॉकचेन है, डाटा साइंस है। उसके अलावा जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो एक तो मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो है, मेरा ऑडिट में भी एक्सपीरियंस है। और ऑडिट में एक वीक आप एक क्लाइंट पे होते हैं, यानी कि एक महीने में आप 4 क्लाइंट कर रहे होते हैं और वो उनका बेसिकली आप ऑडिट कर रहे होते हैं। और वो क्या होता है कि एक क्लाइंट है वो टेक्सटाइल का है, एक जो है वो जैसे कि मैंने ऑडिट किया हुआ है NTDC, ये वापडा की एक कंपनी है। SNGPL जो सुई गैस का महकमा, उसका मैंने ऑडिट किया हुआ है। फिर स्टारा केमिकल है, उसका मैंने ऑडिट किया हुआ है। तो इस तरह मेरा बड़ा डाइवर्सिफाइड जो नॉलेज है, तो वो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर करेंगे। और इल्म जो है वो इल्म है या पैसा है, वो आपको पता है बांटने से ही बढ़ता है। तो खुद भी सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं और बहुत सारे जो है वो बेसिकली लोग हमारी इस ट्रांसमिशंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड आई रियली थैंक ऑल ऑफ देम। और सिस्टर सादिया, व्हाट डू यू फील एंड व्हाट इज द वैल्यू यू आर एडिंग? जी सर, इसमें मैं जो अपने फीमेल स्पेसिफिकली है उनको लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो बहुत शाय फील करती हैं। और इवन कि उनकी आगे आना और बढ़ना और खुद रिप्रेजेंट होना, तो उसमें मुझे लगता है कि आई कैन प्ले अ बेटर रोल। और मैं उनकी मेंटोरशिप और उनके सेशंस वगैरह कंडक्ट करके उनको किस तरह एक अच्छे लीडर के तौर पे और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को शाइन करते हुए उनकी पर्सनालिटी को ग्रो करने में हेल्प कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह आई विल डू दैट। अमेजिंग। अरसलान, शॉर्टली। जी सर, मैं भी कम्युनिटी में अपना टेक्नोलॉजी के हवाले से और कुछ स्किल्स के हवाले से टाइम दे रहा हूँ। न्यू आने वाले लोगों को स्किल्स के हवाले से बहुत अच्छा जो है वो चीज़ें सिखाने में अपना टाइम सर्व कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। अमेजिंग। सिस्टर फरियाद। Sister Faryal, please switch on your mic. I'm sorry. Now can you hear me? जी। Yes. अच्छा जी, मैं ये बता रही थी कि मेरा प्रोफेशन तो है ही मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस, लेकिन एज अ पर्सन ऑल्सो मुझे ये पसंद है ये चीज़ कि मैं लोगों से कम्युनिकेट करूं, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको काउंसिल करूं। तो ये मेरे साथ शुरू से रहा है। लोग खुद ही आते हैं मेरे पास और कम्युनिकेट करते हैं, तो आई लव दैट। मैंने उसी को एज अ प्रोफेशन भी लिया। पब्लिक रिलेशनिंग में भी मैंने काम किया है, तो आई थिंक आई एम एट द राइट प्लेस नाउ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट पीपल एंड ऑल अबाउट बिल्डिंग कनेक्शंस। तो आई वुड लव कि मैं ये जो मेरी स्किल है ये मैं अपनी टीम को भी सिखाऊं, अपने फेलो बिजनेस कम्युनिटी को भी इसको मैं सिखाऊं और आगे बांटूं। और डिजिटल मैंने बाद में सीखा, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे डिजिटल नहीं था, बट आई लर्नड इट बाय माई सेल्फ। इसके अलावा ड्यूरिंग जॉब मैंने डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड की थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डिजिटल स्किल्स भी हैं और हमारे बिजनेस में डिजिटल का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आई वुड लव टू टीच पीपल कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस किस तरह ग्रो कर सकते हैं। Amazing, amazing. Thank you so much from all of you, and thank you so much जिन लोगों ने भी सेशंस को देखा और अप्रिशिएट किया, बिकॉज बिजनेस टॉक का मतलब ये है हमारी कि वी वांट टू इम्प्रूव आवर कम्युनिटी, जिसके अंदर जो कमी जो है वो सबसे पहली कमी है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आई एम नॉट
against education system. Alhamdulillah what we have, but जो चीज़ें हमें उसके अंदर ऐड करनी है वो ये है कि इंटरप्रेन्योर कैसे भी बना जा सकता है, एंड जॉब के साथ आप कैसे अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनकम को ऐड कर सकते हो, बिकॉज द मोर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यू हैव, द मोर स्ट्रेस यू हैव ऑन योर शोल्डर। और उसकी रीज़न ये है कि आप एक टाइम फ्रीडम, फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हो, एंड द गुड थिंग इज यू कैन हैव योर लाइफ balance, which is most important, because money is not everything, but money is near to oxygen. That's what I believe. And second most important is health is very important. और health जो है वो उसी इंसान से पूछा जा सकता है जिसने हेल्थ के चैलेंजेस को फेस किया हो। एंड वी ऑल नो, जो भी लोग 50-60s के अंदर हैं, हमारे घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बुजुर्ग आगे पीछे देखने वाले हैं, उन सब से हमें इस सबक को सीखना चाहिए कि अगर हम अपना सारा फोकस जो है वो पैसा कमाने के ऊपर रख लेते हैं, तो वी स्टार्ट लूजिंग आवर हेल्थ। और उसकी रीज़न क्या होती है कि लास्ट में जो आपने 50 ईयर्स तक जो आपने 20, 30, 40, 50 लाख रुपए इकट्ठे किए होते हैं, या तो आप मकान बनाने में लगा देते हो या आप वो डॉक्टर्स की फीस पे करने में लगा देते हो, एंड यू लेफ्ट नथिंग फॉर योर किड्स। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अभी से एट 20s 30s इन चीज़ों को टेक केयर करें, सीरियसली लें, और आगे आने वाली जो यूथ है, जो अभी 18 के हैं, जो टीन से निकल के 20s को स्टार्ट कर रहे हैं, उनको गाइड करें, बिकॉज आई नो गाइडिंग इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, टीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज सिखाना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, बट we are trying our best and we will lead them and make sure कि ethically, honestly and professionally सारी चीज़ों को समझा जाए, and हम एक civilized and डिजिटल रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करने वाली नेशन बन के अपना नाम पैदा करें। सो थैंक यू सो मच सरमद मुनीर, आपने बहुत टाइम दिया, अरसलान अहमद आपने टाइम दिया, सिस्टर सादिया कंवल आपके टाइम का शुक्रिया, एंड सिस्टर फरियाल आपके टाइम का शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने सुना इस सेशन को। प्लीज मेक श्योर वी ऑल नीड, आवर कम्युनिटी इज ऑलमोस्ट everything we are providing, it's free of cost. We are not having any fee and we will not have any future fees. It's free of cost because we want to give back to our community. That's our belief. So that's why that's how we can make our proud Pakistani community more stronger. Just only one request है आप सब लोगों से कि देखने के बाद एटलीस्ट अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके तवस्सुल से, आपकी वजह से किसी का भला हो जाए और हम लोगों को आपकी तरफ से कुछ दुआएं ऐड्स हो जाएं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।